विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से एनसीबी से आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके की रणनीति अब यूपी में बनने वाली है। तमाम विपक्षी दल और वहां पर बैठी बीजेपी की, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई से एनसीबी के समन के बावजूद आज आर्यन खान एनसीबी ऑफिस पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। जब मीडिया ने केस की जांच कर रहे एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह से इस बारे में पूछा तो संजय सिंह ने कहा कि आर्यन खान से ही पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। तो आपको बता दें, आज आर्यन खान को पेश होना था, समन भेजा गया था, आज उनसे पूछताछ होनी थी एसआईटी की टीम की तरफ से एनसीबी के। लेकिन संजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आर्यन खान आज क्यों नहीं पहुंचे, समन देने के बावजूद जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप आर्यन से लीजिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछते वो क्यों नहीं पहुंचे। क्या कहा संजय सिंह ने, सुनिए जरा। आर्यन खान क्यों नहीं आया आज? तो क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछिए सर। कोई जवाब नहीं आया क्या? विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। विद्या, जब ये सवाल मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिरकार क्यों शामिल नहीं हुए आर्यन खान आज पूछताछ में, तो कह रहे हैं आर्यन खान से ही पूछिए, यानी कल उनको पहुंचना होगा। लेकिन उनका ये बयान आज के परिदृश्य में कैसे देखें? जी देखिए, इस पूरे मामले में जब मैंने संजय सिंह से पूछा कि आखिर वजह क्या है कि आर्यन खान, क्योंकि अरबाज मर्चेंट जो हैं और अचित कुमार जो वो दोनों अभी भी अंदर हैं, एसआईटी की टीम उनसे अभी भी पूछताछ कर रही है, लेकिन आर्यन खान जिनको की साथ में समन किया गया था वो नहीं आए। तो इसकी वजह से जब मैंने संजय सिंह से पूछा तो उनका साफ साफ कहना था कि आप आर्यन खान से पूछ लीजिए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आर्यन खान इस वजह से नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है और हो सकता है कि वो कल या परसों आए, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि पुख्ता अभी किसी ने इस बात पर ये नहीं कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि शायद उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए एनसीबी के दफ्तर में समन मिलने के बावजूद। शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी के लिए। तो कल समन भेजा गया, एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया आर्यन खान को। तो क्या कल या वो परसों पहुंच सकते हैं, तबीयत उनकी नहीं ठीक है ये कहा गया है। तो कहने को तो कहानी शुरू हुई थी समंदर के क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी से, मगर जिस तरह से कहानी आगे बढ़ी उसने महाराष्ट्र की सियासत को अपने साए में समेट लिया। इस सियासत के बीच एनसीबी एक्शन में है। क्रूज ड्रग्स केस में किरदारों की कड़ी का सबसे नया चेहरा है सुनील पाटिल का। वो सुनील पाटिल जिसे एनसीबी का नेता बताते हुए आरोपों का नया जाल खड़ा किया गया। वो सुनील पाटिल जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया। अब उसी सुनील पाटिल ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन आरोपों का जवाब दिया है। साथ ही ड्रग्स केस में कुछ चौंकाने वाले दावे और खुलासे किए हैं। उससे पहले आप मेरा सीडीआर निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, उससे कांटेक्ट में था ही नहीं। तो किरण गोसावी, तो जो मोहित कंबोज ने कल बोला कि किरण गोसावी मेरा आदमी है, मेरा संबंध ही नहीं है। मोहित जी कुछ भी निकाले, मेरा क्राइम इतना है कि मैंने खाली उन दोनों को मिला दिया। किसको आपने मिला दिया? समीर वानखेड़े को? ना। सैम को और मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को। एनसीबी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भी आप जुड़े हुए? मैं 2016 से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। यानी सुनील पाटिल की माने तो अब ना वो एनसीबी से जुड़ा है, ना ही एनसीबी से उसका कोई लेना देना है। इस बात को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वसूली के केस को उलझाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। सचदेवा ये कंबोज का साला है, प्लान करके उसे ले जाया गया। 27 तारीख को प्लान तय हो गया था। जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं, उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा, पैसे मांगे गए, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पे कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया। बड़ी बात यह है कि सियासी आरोपों की गुत्थी में उलझे केस के बीच सुनील पाटिल ने अब नवाब मलिक से मुलाकात की है। मैंने बीच में 6 तारीख को मैं आया था वापस, टीवी पे देखा था, तो मैं नवाब मलिक सर को मैंने पहली बार फोन किया लाइव में। मोहित कंबोज ने शनिवार को ही ये दावा किया था। जिस ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं,
उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीबी के ही नेताओं का हाथ है। अब सुनील पाटिल के सामने आने के बाद भी मोहित अपने आरोपों पर अड़े हैं। कैसे 21 साल से महाराष्ट्र के अलग अलग होम मिनिस्टर्स के साथ कैसे उनके संबंध रहे और ये कॉन्स्पिरेसी कैसे सैम डिसूजा के साथ मिलकर उन्होंने रची। आज तक इस बात पे नवाब मलिक जी क्यों चुप रहे? मेरे प्रश्न उठाने के बाद वो झूठी स्टोरी लेके आज बाजार में आ गए, लेकिन जो सच्चाई थी उस पे वो आज तक क्यों चुप रहे? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और आरोपों की इस नई किस्त के जरिए बीजेपी नेता नवाब मलिक पर हमलावर हैं। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। किरण गोसावी समेत सुनील पाटिल और जो जो आवश्यक लगते हैं सभी की नार्को टेस्ट करे। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर का क्या कारण? ड्रग्स केस में आरोपों के नए दौर के बीच एनसीबी की विजिलेंस टीम भी सोमवार से अपनी जांच शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि टीम अब गवाह किरण गोसावी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही सैम डिसूजा से भी पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग्स केस की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आ सकेगी। आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों की चुनावी जंग में अपने समर वीरों को उतारने के लिए तैयार है बीजेपी। चुनाव 5 अलग अलग राज्यों में जरूर है, मगर उनका मंथन दिल्ली में हुआ। इस मंथन से बीजेपी के लिए जीत का अमृत निकलेगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। मगर आज की बात यह है कि सत्ता तक पहुंचने की राह के सारे कील कांटे हटा देने की जुगत में बीजेपी लग गई है। पूरी शिद्दत से इस बात पर चर्चा की गई कि 5 राज्यों में चुनावी रणनीति आखिरकार क्या होगी और बीजेपी चुनावी राज्यों में अपने तरकश को किन तीरों से सजाएगी जो विरोधियों को न सिर्फ चित्त करे बल्कि बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाए। लंबी बैठक, लंबी चर्चा और 5 राज्यों में प्रचंड जीत का प्लान। कुछ वादे और बहुत सारे जीत के इरादे के साथ बीजेपी के आला नेता दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जुटे थे। यूं तो इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर बात हुई, कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर बात हुई, कोरोना को रोकने की कोशिशों पर बात हुई, बंगाल में हिंसा को लेकर बात हुई कि आने वाले जब भी चुनाव होगा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, अराजक तत्वों को प्रजातांत्रिक उत्तर देने के लिए हम लड़ेंगे। और भी बहुत तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन असली बात तो चुनाव वाली थी कि 5 राज्यों में कैसे लड़ें चुनाव, कैसे लगाएं चुनावी दांव और कैसे सत्ता तक पहुंचेंगे बीजेपी के पांव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। तो हलचल शुरू हो गई थी, अब से नहीं महीने भर पहले से ही, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने जबरदस्त मंथन किया। इस मंथन में पीएम मोदी मौजूद थे, नड्डा मौजूद थे,
बाकी के तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को मिलाकर 124 सदस्यों की मौजूदगी थी और जो मौजूद नहीं थे वो इस तरह से वर्चुअल तौर पर जुड़े थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी अपने लैपटॉप से जुड़े थे। मुद्दा था 5 राज्यों में जीत किसी भी कीमत पर। इस बैठक में प्रस्ताव पेश किया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है, वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं? जरूर बुलाएं। जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश ही है, इसीलिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत यहीं लगाई है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो 5 राज्यों में बम्पर जीत दर्ज करेगी। There was good positivity, energetic support and a complete unconditional commitment to see party win in all these elections. बीजेपी को ये भरोसा पीएम मोदी के नाम से है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी से बड़ा नेता फिलहाल कोई नहीं है और मोदी की लोकप्रियता ही उन्हें 5 राज्यों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का पथ बनाएगी। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बीजेपी ने जीत की उम्मीदों का पूरा आसमान रच लिया है। इस आसमान के नीचे बीजेपी के खेमे में कितनी खुशियां आएंगी वो तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने चुनावों का समर शंख फूंक दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। होने को तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मगर सच्चाई यही है कि बीजेपी की सबसे गहरी निगाह उत्तर प्रदेश पर है। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जीत को दोहराने की चुनौती है। बाकी राज्यों की अपेक्षा बीजेपी की जंग भी यहां ही जबरदस्त होने वाली है। जाहिर सी बात तो ये कि बीजेपी ने यूपी के लिए अलग तरह की रणनीति बनाई है, मगर यूपी के बीजेपी नेताओं को लगता है कि मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और पहले से ज्यादा तादाद में खिलेगा। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। आइए महसूस करिए बयानों के ताप को। उत्तर प्रदेश के सियासी सफर पर ले चलते हैं आपको और एक एक बयान से समझिए कि कैसे देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रोड मैप तैयार हो रहा है। एक एक बयान से जानिए कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कैसे कैसे सियासी रंग ले रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में यहाँ हर बयान में हमला है, वार है, पलटवार है, तकरार है और सियासत सबसे जोरदार है। यही वजह है कि जिस वक्त दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक कर बीजेपी यूपी समेत 5 राज्यों का चुनावी खाका तैयार कर रही थी, ठीक उसी समय अंबेडकर नगर की रैली में अखिलेश लैपटॉप और बुलडोजर वाला फॉर्मूला बताकर चुनावी फायदा उठाने में जुटे थे। इस दिन नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे।
बुलडोजर के बहाने अखिलेश हर रैली में योगी के उन हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यूपी के सीएम समाजवादी पार्टी की पहचान बताते हैं, जिसके सहारे अखिलेश राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। मोदी के ऐसे ही आक्रामक अंदाज से यूपी में बीजेपी का जोश आई है। साथ ही भरोसा मोदी के नाम का भी है। विश्वास कुछ ऐसा है कि बीजेपी को यूपी में अपने खिलाफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं, और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है, और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम किया। चैलेंज किससे आपको यूपी में? हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जनता के आशीर्वाद से वंचित हो चुके हैं। अभी उनको जनता का आशीर्वाद निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होना। पर आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए। अभी तो लड़ाई में कोई नहीं, अभी कोई है ही नहीं लड़ाई में। नहीं। लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस भरोसे को तोड़ने के लिए हमले का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। सियासत इस कदर हावी है कि एक एजेंसी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया तो विपक्ष ने सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं किस एजेंसी को कैसे सेट करे। वो तो कहो ये नहीं कह दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चार्ज भी थोड़े दिन में मोदी जी संभाल लेंगे। ये एक मैनेज किया हुआ एजेंसी की रिपोर्ट है। जांच इस बात की होनी चाहिए किसने मैनेज किया इस एजेंसी को, और उसमें क्या क्या उपयोग किया गया, पैसा लगा या साधन लगे या उसके बदले ही देश का क्या दिया है। जांच इसकी होनी चाहिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन हमलों का और तीखा होना तय है। आज तक ब्यूरो। इधर बीजेपी 5 राज्यों की रणनीति पर मंथन कर रही है। उधर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल से वैट घटाया, उससे गैर बीजेपी शासित राज्यों पर दबाव बना। अब पंजाब में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। इसे विपक्ष का दबाव माने, बीजेपी का प्रभाव माने या चुनाव का तनाव माने चाहे कुछ भी, खबर तो यही है कि अब पंजाब के लोगों को भी कुछ सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। पंजाब सरकार ने आज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। आज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट आज तो ही रात तो ऐसी घट कर देंगे। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी, अकाली दल सड़क पर उतरकर सियासी धमाल कर रही थी, उसके जवाब की पहली किश्त की शुरुआत पंजाब से हो गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष शासित बाकी राज्य भी वैट घटाकर लोगों को कुछ राहत देंगे? क्योंकि तमाम विपक्षी दल पहले ही केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए।
15-15 रुपए और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आएं। इस पूरी सियासी लड़ाई की शुरुआत दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले हुई, जब अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तुरंत ही 24 घंटे से 30 घंटे के भीतर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में दाम घटे तो पार्टी को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमले का बड़ा हथियार मिल गया।